So, hi everybody out there, गुड मॉर्निंग। आज का ये जो वीडियो है ये अगेन मैं यंग डॉक्टर्स की डिमांड पर बना रहा हूँ। बहुत सारे यंग डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के बारे में जानना चाहते हैं, एनेस्थीसिया के पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, एनेस्थीसिया के जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस बारे में कुछ क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगा। देखिए, एनेस्थीसिया जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच होती है और मतलब एक एक्टिव ब्रांच होती है। एनेस्थीसिया जो होती है उसका यूज़ दो तीन जगह पर होता है। एनेस्थीसिया का यूज़ होता है ऑपरेशन थिएटर में, एनेस्थेटिस का यूज़ होता है आईसीयू में, और एनेस्थेटिस का यूज़ होता है पेन क्लिनिक्स में। तो मेनली जो है तीन जगहों पर एनेस्थेटिस की डिमांड होती है, और भी जगह पर हो सकती है, लेकिन जो काम की बातें हैं उसी पर फोकस करते हैं। अब एनेस्थेटिस्ट जो होता है, जिसे कहते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज़ द प्रॉपर वर्ड फॉर ए पोस्ट ग्रेजुएट इन एनेस्थीसिया। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है उसका बेसिक काम होता है एनेस्थीसिया देना। एनेस्थीसिया देने का मतलब ये होता है कि जब भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना होता है तो उसे एनेस्थीसिया देना होता है। अब ये एनेस्थीसिया जो होता है वो या तो जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है, स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, रीजनल एनेस्थीसिया हो सकता है। इतना तो मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, फार्मेकोलॉजी में पढ़ा ही होगा आपने। तो एनेस्थेटिस्ट का प्राइमरी काम होता है एनेस्थीसिया देना। अब एनेस्थीसिया देने के अलावा उसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है प्री एनेस्थेटिक चेकअप। तो कोई भी पेशेंट जिसका ऑपरेशन होना होता है तो सर्जन उसे एनेस्थेटिस्ट के पास प्री एनेस्थेटिस्ट चेकअप के लिए भेजता है। तो प्री एनेस्थेटिक चेकअप में एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो पेशेंट को एसेस करता है कि उसे ऐसी कोई बीमारी, ऐसे कोई स्थिति तो नहीं है जो एनेस्थीसिया के दौरान उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो, और यदि है तो उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन क्या क्या है वो एडवाइस करता है। फिर उन इन्वेस्टिगेशंस के बाद में वो यदि कोई पॉजिटिव फाइंडिंग्स आती है तो वो अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट को रिफ़र करता है। फिर अप्रोप्रिएट स्पेशलिस्ट उसकी दवाइयाँ शुरू करता है, और जब वो पेशेंट इस हालत में आ जाता है कि वो सफिशेंटली सेफ़ हो जाता है एनेस्थीसिया के लिए, तब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट उस पेशेंट को एनेस्थीसिया देने के लिए तैयार होता है। तब उसका ऑपरेशन होने की तैयारी होती है, उसे ऑपरेशन की डेट दी जाती है और सर्जन एनेस्थीसिया के बाद उसका ऑपरेशन करता है। तो ये तो हुआ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का प्राइमरी वर्क। अब ऑपरेशन करने में आप कहेंगे कि कौन सी बड़ी बात है, हमने एनेस्थीसिया दे दिया और सर्जन ने ऑपरेशन कर दिया। ऐसा नहीं होता है। एनेस्थीसिया जो होती है बहुत सेंसिटिव ब्रांच होती है, क्योंकि आप पेशेंट को जब बेहोश कर देते हैं तो उस पेशेंट को जो एसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑपरेशन के दौरान, सर्जन तो अपने काम में बिजी रहेगा, लेकिन मरीज की जो ज़िंदगी होती है उसके लिए एनेस्थेटिस्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब एनेस्थीसिया के दौरान पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, जैसे पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी हो सकता है जब वो अंडर एनेस्थीसिया हो, तब पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, पेशेंट को सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकते हैं, पेशेंट को हाइपोक्सिया हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो पेशेंट को बेहोश रहते समय होते हैं। तो उसे मैनेज करने की काबिलियत और हिम्मत एनेस्थेटिस्ट में होनी चाहिए। ये जो सारी सिचुएशंस मैंने गिनाई, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया में और रीजनल एनेस्थीसिया में नहीं आती है, और जनरली एनेस्थेटिस्ट प्रीफर भी यही दो एनेस्थीसिया देना करते हैं। लेकिन जो मेजर सर्जरीज़ होती हैं, जैसे कि कार्डियक सर्जरीज़ होती हैं, न्यूरो सर्जरीज़ होती हैं, इनमें जो है जनरल एनेस्थीसिया ही देना इम्पॉर्टेंट होता है। और चूँकि ये ऑपरेशन लंबे समय तक चलते हैं तो लंबे समय तक जो है पेशेंट को एनेस्थेटिस्ट को बहुत केयरफुली मॉनिटर करना पड़ता है और उसे सेफ्टी जोन में रखना पड़ता है।
ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है कि एनेस्थेटिस्ट ने कहा कि नहीं नहीं अब इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है वो काम वहाँ पर बीच में अटका हुआ हो। तो एनेस्थेटिस्ट को जरा मजबूत दिल का, हिम्मत वाला, शेर दिल किस्म का इंसान होना ज़रूरी है यदि वो जनरल एनेस्थीसिया देना चाहता है और यदि वो ऑपरेटिव वर्क में इन्वॉल्व होना चाहता है। अदरवाइज़ जो है स्पाइनल एनेस्थीसिया देता है एनेस्थेटिस्ट। स्पाइनल एनेस्थीसिया में उतने कोई रिस्क फैक्टर्स होते नहीं, होते उसमें भी हैं, लेकिन उतने ज़्यादा और लाइफ थ्रेटनिंग आम तौर पर नहीं होते हैं। रीजनल एनेस्थीसिया जो है कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ़ होता है, तो वो भी आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑपरेशन थिएटर में तो एनेस्थेटिस्ट के दो काम होते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप और एनेस्थीसिया देना ऑपरेशन के दौरान। फिर ऑपरेशन के दौरान एनेस्थीसिया देने का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंट्यूबेशन। जब आप पेशेंट को जो है इंट्यूबेट करते हैं उसके रेस्पिरेशन को मेंटेन करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया में, तो इंट्यूबेशन भी जो है थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा थ्रेटनिंग और थोड़ा सा मतलब रिस्की प्रोसेस होता है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस का लेवल, करेज का लेवल और नॉलेज का लेवल सफिशेंटली हाई होना ज़रूरी होता है। तो ये तो हुआ ऑपरेटिव वर्क में एनेस्थेटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट। इसके बाद एनेस्थेटिस्ट का दूसरा काम होता है आईसीयू में। आईसीयू में जैसे आप जानते हैं, जैसे सीरियस पेशेंट्स होते हैं, तो सीरियस पेशेंट्स में क्या होता है, सीरियस पेशेंट्स में वही सारी बातें होती है जो ऑपरेशन थिएटर में हो सकती है। सीरियस पेशेंट्स में भी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकते हैं, ब्रेन इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं, हाइपोक्सिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, स्टेटस एपिलिप्टिकस हो सकता है, स्टेटस अस्थमेटिकस हो सकता है। तो चूँकि एनेस्थेटिस्ट को सारी एमरजेंसीज़ को मैनेज करने का नॉलेज सफिशिएंटली अच्छा होता है, इसलिए एनेस्थेटिस्ट को जो है आईसीयू मैनेज करने का काम भी दिया जाता है। आईसीयू में भी जब किसी पेशेंट को रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम है, एक्यूट ट्रॉमा है, तो उन सारी कंडीशंस में भी इंट्यूबेट करना पड़ता है। तो एनेस्थेटिस्ट का जो दूसरा काम होता है वो आईसीयू मैनेजमेंट होता है। तो यदि आप ऑपरेटिव वर्क में नहीं जाना चाहते हैं तो एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आप आईसीयू मैनेजमेंट में कोई फेलोशिप लेकर या सुपर स्पेशलाइजेशन लेकर इंटेंसिव केयर में आप एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करके आईसीयू मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगेन ये आप समझ सकते हैं कि आईसीयू मैनेजमेंट में जब आप इन्वॉल्व होंगे तो वो पूरा 8 आवर्स जॉब होगा, आपको शिफ्ट ड्यूटीज़ करनी पड़ेगी और आपको जनरली सीरियस पेशेंट को हैंडल करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया के साथ एक जो मुझे मतलब एज ए सर्जन मुझे थोड़ी अनकंफर्टेबल सी बात ये लगती है कि एनेस्थेटिस्ट को हमेशा ऑपरेशन थिएटर या आईसीयू में बंद रहना पड़ता है। जब तक सर्जरी चल रही है एनेस्थेटिस्ट को ऑपरेशन थिएटर में बंद रहना होता है, जब तक उसकी ड्यूटी है तब तक एनेस्थेटिस्ट को आईसीयू में बंद रहना पड़ता है। तो एनेस्थेटिस्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी वर्क प्लेस को छोड़कर इससे मिलाए उससे मिलाए, चाय पियाए, ऐसे रिलैक्स हो जाए वैसे रिलैक्स हो जाए। तो काफ़ी बंधन वाला काम होता है एनेस्थेटिस्ट का। और जो थर्ड यूज़ होता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, मैं कहीं कहीं एनेस्थेटिस्ट और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोल रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होइए, जो स्टैंडर्ड टर्म होती है वो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होती है। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का जो एक और काम होता है वो होता है पेन रिलीफ में। तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट पेन क्लिनिक्स भी कंडक्ट करते हैं और जो इसमें सफिशिएंटली एक्सपर्ट होते हैं वो टोटली डेडिकेटेड पेन रिलीफ क्लिनिक चलाते हैं और उन्हीं प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व रहते हैं। अब पेन क्लिनिक का क्या मतलब होता है? पेन क्लिनिक का ऐसा मतलब होता है कि जैसे कोई कैंसर का पेशेंट है जिसको इन्फिल्ट्रेशन हो गया है स्पाइन में, या जैसे कोई स्पाइनल प्रॉब्लम का पेशेंट है जिसमें स्पाइनल नर्व जो है वो दब रही है, तो ऐसे पेशेंट्स को सीवियर पेन होता है। या जिसमें मेटास्टेसिस हो गया है स्पाइन में, या कोई पेशेंट्स को जो है ब्रेन में मेटास्टेसिस हो जाता है, तो इन पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है, सीवियर बैक एक होता है, तो इन सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है।
तो इन पेशेंट्स को क्या, ये बेसिकली तो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं और ये जो काम होता है ये पैलिएटिव होता है। और जो स्पाइनल कंप्रेशन, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस के पेशेंट होते हैं जहाँ पर नर्व कंप्रेशन वगैरह होता है, वहाँ पर जो है एनेस्थेटिक्स जो है, मतलब अपने तरह तरह के एनेस्थेटिक प्रोसीजर्स के साथ, ऑफ कोर्स बेहोश करने वाले नहीं, स्पाइनल वाले, उससे जो है पेशेंट को पेन में रिलीफ दिलवाने की कोशिश करते हैं। तो ये होते हैं पेन क्लिनिक्स। तो घूम फिर कर जैसा मैंने बताया, कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। 3 काम होते हैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के। एक, ऑपरेशन थिएटर में वो प्री एनेस्थेटिक चेकअप में फिटनेस होने पर एनेस्थीसिया देना। एनेस्थीसिया होता है वो जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो सकता है, और वो रीजनल एनेस्थीसिया हो सकता है। दूसरा जो काम होता है एनेस्थेटिस्ट का होता है वो आईसीयू मैनेजमेंट में। आईसीयू मैनेजमेंट में जो है वो पेशेंट को इंट्यूबेट करता है, पेशेंट को जो है वो मॉनिटर करता है, पेशेंट के तरह तरह के पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है, पेशेंट को स्टेबलाइज करता है, और कोई इम्पेंडिंग जो एमरजेंसीज़ हो रही हैं सीरियस पेशेंट में आईसीयू में, उनको वो टाइमली डायग्नोस करके प्रॉपर स्पेशलिस्ट को कॉल करता है। और तीसरा काम जो एनेस्थेटिस्ट का होता है वो होता है पेन रिलीफ का, पेन क्लिनिक्स कंडक्ट करने का, जिसमें कि वो तरह तरह के एनेस्थेटिक प्रोसेसेस जो होते हैं उनके द्वारा वो पेशेंट को पेन में आराम दिलवाने की कोशिश करता है। एनेस्थेटिक्स की डिमांड हमेशा रहती है। एनेस्थेटिक्स का काम इम्पोर्टेंट रहता है, और एनेस्थेटिक्स जो है वो हमेशा ज़रूरत में रहता है। लेकिन अगेन ये डिपेंडेंट ब्रांच होती है। आपको जो है कोई बुलाता है या आप कहीं जॉब करते हैं तभी आप अपना काम कर पाते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप अपना खुद का पेन क्लिनिक रन कर रहे हो तो। अदरवाइज़ ये डिपेंडेंट ब्रांच होती है। इसमें आगे पढ़ने का स्कोप होता है। इसमें जो है आप कार्डियक एनेस्थीसिया में स्पेशलाइज़ कर सकते हैं, न्यूरो एनेस्थीसिया में आप स्पेशलाइज़ कर सकते हैं, पेन रिलीफ में आप स्पेशलाइज़ कर सकते हैं। तो आगे इन काम के स्कोप इसमें होते हैं। ओवरऑल कोई बुरी ब्रांच भी नहीं है और कोई बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अर्निंग ब्रांच भी नहीं है। एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आप कार्डियक सर्जरी में एनेस्थीसिया देते हो या न्यूरो सर्जरी में एनेस्थीसिया देते हो और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में अटैच्ड हो, तो आपकी इनकम जो होती है ठीक ठाक होती है। उसमें आप एक अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है और इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई नुकसान होने की संभावना इसमें आपको नहीं है। तो कंक्लूड करता हूँ। होप इट वाज यूज़फुल। इफ़ इट वाज यूज़फुल तो लाइक कर दो, अपने जैसे जो बच्चे हैं उन्हें शेयर कर दो, और दिल करे तो सब्सक्राइब कर लो। आगे भी ऐसे ही काम के वीडियो बनाने की कोशिश। सो होप इट वाज नाइस एंड यूज़फुल। नमस्कार, थैंक्स, गुड बाय।